नेक्स्ट आ जाओ, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब हम लोग इम्प्लीमेंट में वापस आ गए हैं, ठीक है। आपको नहीं लगता है कि मोर और लेस एक ही चीज चल रहा है, राइट? आ जाओ, रिलेशनशिप विद स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। रिश्ता, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन का रिश्ता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के साथ, ऑब्वियसली होगा ना, फॉर्मुलेट किए तभी तो इंप्लीमेंट कर रहे हो, है कि नहीं? पढ़ो पढ़ो, अब ध्यान से पढ़ो। बहुत सारे मैनेजर्स ये फर्क ही नहीं समझ पाते हैं कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन दो अलग अलग चीज है, ठीक है। स्ट्रेटेजी बना लेना और स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना, बहुत फर्क है दो चीजों में, बहुत ज्यादा फर्क है दोनों में। फॉर्मुलेट कर लिया, बना लिया, डिस्कस कर लिया, फाइनल कर लिया, बस। इंप्लीमेंट करने में पसीना छूटता है। तो ये मैनेजर्स बहुत बार ये फर्क नहीं समझते, मतलब बना लिया हो गया, अरे बनाने से नहीं होगा ना, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। समझ आया? पढ़ो, yet it is crucial to realize the difference between the two because they both require very different skills. अंडरलाइन करो, requires very different skills. बनाना एक स्किल है, इंप्लीमेंट करना अलग स्किल है। जो बना सकता है वो इंप्लीमेंट कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। जो इंप्लीमेंट कर सकता है वो बना सकता है, ये जरूरी नहीं है। किसी का एग्जीक्यूशन अच्छा होता है, किसी का फॉर्मुलेशन अच्छा होता है। जिसका एग्जीक्यूशन अच्छा होगा वो इंप्लीमेंट करेगा, जिसका फॉर्मुलेशन अच्छा होगा वो फॉर्मुलेट करेगा, बनाएगा। जस्ट लाइक प्रोडक्शन एंड सेल बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी बना तो लिया, बहुत लोगों का दिमाग चलता है, बहुत लोगों का हाथ चलता है, ठीक है, फिजिकली। जिसका बॉडी एक्टिव नहीं है वो इंप्लीमेंट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो फॉर्मुलेट करेगा, राइट? जिसका फॉर्मुलेशन, आप लोग देख लो आप में कौन फॉर्मुलेट कर सकता है, कौन इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, वेरी गुड। तो फॉर्मुलेट करना जरूरी नहीं है कि इंप्लीमेंट भी वो कर पाए, राइट? यही चीज आपको यहाँ पर समझाया है। ऑल्सो अ कंपनी विल बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज साउंड एंड इंप्लीमेंटेशन इज एक्सीलेंट। अंडरलाइन करो, कोई भी स्ट्रेटेजी तभी सक्सेसफुल होगा जब फॉर्मुलेशन सही है और इंप्लीमेंटेशन एक्सीलेंट है। फॉर्मुलेशन तो बहुत अच्छा था, इंप्लीमेंटेशन में बिगड़ गए, काम चलेगा? इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा था पर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट ही नहीं कर पाए, चलेगा? नहीं, दोनों जरूरी है, करेक्ट? देयर इज नो सच थिंग एज सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक डिजाइन। तो इसीलिए स्ट्रेटेजिक डिजाइनिंग करना जरूरी है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में एक फिगर दिख रहा है, ए बी सी डी। आप बोलोगे एबीसीडी क्यों पढ़ा रहा है, कम ऑन, सीए में आके एबीसीडी पढ़ रहे हैं, क्या फर्क रह गया मेरे में और मेरे छोटे भाई बहन में? अच्छा, बी जीता, ओके। तो यहाँ पे आपको वही समझाया है, आपका जो एक्स एक्सिस है वो है वीक या एक्सेलेंट, और आपका जो सॉरी एक्स एक्सिस है वो है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, और जो वाई एक्सिस है उसमें है वीक या एक्सेलेंट। तो जो आपका स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन है उसमें फ्लॉड या साउंड, फ्लॉड मतलब खराब और साउंड मतलब अच्छा। तो अगर आपका स्ट्रेटेजी, ये नीचे में लिखा नहीं है इंप्लीमेंटेशन, लिख लेना, तो आप वीक और एक्सेलेंट जहां लिखा हुआ है ना उसके नीचे लिखो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। तो अगर आपका स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन साउंड है यानी अच्छा है, ठीक है, एक्सेलेंट है, और साउंड एक्सेलेंट है, अगर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एक्सेलेंट है, लेकिन आपका फॉर्मुलेशन फ्लॉड है, तो आप क्या कहलाओगे? आप डी कहलाओगे, करेक्ट? अगर 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 आपका इंप्लीमेंटेशन एक्सेलेंट है और आपका फॉर्मुलेशन भी बहुत अच्छा है, साउंड है, तो आप क्या कहलाओगे? आप बी कहलाओगे, बेस्ट, वेरी गुड। अगर आपका इंप्लीमेंटेशन वीक है और फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा था, तो आप क्या कहलाओगे? ए। और अगर आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन भी खराब है और आपका इंप्लीमेंटेशन भी खराब है, तो आप कहलाओगे सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एबीसीडी कुछ वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको एबीसीडी बस यही समझाने के लिए बताया, ठीक है। आ जाओ नीचे वाला पैराग्राफ में, स्क्वाड ए इज अ सिचुएशन वेयर अ कंपनी apparently has formulated a very good competitive strategy but is showing difficulties in implementing it successfully, जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा। अब ये बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, फॉर्मुलेट तो बहुत अच्छा कर लिया, इंप्लीमेंट में दिक्कत आ रही है, हो सकता है एम्प्लॉइज नहीं है प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। हो सकता है वो एक स्टार्टअप कंपनी है, लैक ऑफ रिसोर्सेस है उस कंपनी में, लीडर्स नहीं है, ये सब रीजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आपको केस सिनेरियो टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, फाइन, समझ आया? अब ए से बी में अगर आप मूव करोगे तो क्या होगा, एक बार वापस डायग्राम में देखो, ए से बी में मूव करोगे तो क्या होगा? ए से बी में मूव करना मतलब आपका फॉर्मुलेशन तो अच्छा था ही, अब आप इंप्लीमेंटेशन को सुधार रहे हो, तो आप बेस्ट हो जाओगे, बी से बेस्ट, फाइन, कोई दिक्कत? ठीक। तो बी इज द आइडियल सिचुएशन
जो कि कंपनी को हेल्प करता है आगे बढ़ने में। फाइन। डी क्या था, फॉर्मुलेशन बेकार है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को वापस बनाओ और फॉर्मुलेट अच्छा कर लो तो आप बेस्ट बन जाओगे। फाइन। और सी में क्या था, दोनों ही बेकार था भाई, ये वाली चीज में रहोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ने वाले हो, राइट। चलिए क्लियर है, सिंपल था, कोई दिक्कत। आ जाओ नेक्स्ट पेज। एक फिगर दिख रहा है, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन ऊपर में है, यानी आपका वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और आपका वाई एक्सिस पे है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो है वो एक्स एक्सिस को हम लोग समझ रहे हैं आपका वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस समझ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में उल्टा किया है आपने भाई, तो अगर इकोनॉमिक्स वाला याद आ रहा है तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना उस चीज से रिलेटेड। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट है और स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपका डे टू डे वर्क कैसा है उससे कंपेयर करें। ऊपर वाले डायग्राम में क्या किया था, स्ट्रेटेजी से कंपेयर किए थे, राइट। अब हम लोग कंपेयर करें डे टू डे वर्क कैसा है, उसके हिसाब से बिजनेस टिकेगा या बिजनेस टपक जाएगा। फाइन। तो अच्छे से देखो, अगर आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट एफिशिएंट है, बहुत अच्छा है, स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छा बना रहे हो, तो आपका बिजनेस थ्राइव करेगा। थ्राइव मतलब बहुत लंबा जाएगा, राइट, बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है और आपका स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इफेक्टिव है, अच्छे से वापस देखो, मैनेजमेंट खराब है, डे टू डे काम आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, लेकिन फॉर्मुलेशन बहुत इफेक्टिव है, तो आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा, जी लेगा। इट्स जस्ट लाइक किसी का हेल्थ अभी खराब है लेकिन ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो सर्वाइव कर जाए, ठीक है। फाइन। अगर आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है लेकिन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन खराब है, लंबा नहीं चलेगा, इट विल डाई स्लोली, स्लोली डाई करेगा, तुरंत नहीं टपकेगा। इसीलिए तुरंत नहीं टपकेगा क्योंकि हेल्थ इज गुड, ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज गुड, बट ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल, करेक्ट। और लास्ट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बेकार है, स्ट्रेटेजी भी आप नहीं बना पा रहे हो, तुरंत टपक जाएगा, डाई क्विकली, ठीक है। याद रहेगा, थोड़ी देर बाद पूछेंगे। यही चीज आपको नीचे में समझाया हुआ है, ठीक है, तो वापस से इसको पढ़ने का दरकार नहीं है, आ जाओ नीचे। ये जो चार्ट है, ये चार्ट याद रखना, थोड़ी देर बाद पूछेंगे, ठीक है। फाइन, नीचे आ जाओ। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसका डिफरेंस नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, जो बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान दो। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में क्या फर्क है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में क्या आता है, अंडरलाइन करो, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, प्लान करते हैं और डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन में क्या आता है, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, अंडरलाइन करो एग्जीक्यूटिंग वर्ड को, करेक्ट, बहुत ही सिंपल। दूसरा, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन मतलब क्या होता है, जो फोर्सेस है आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसको फॉर्मुलेट कर रहे हो एक्शन लेने से पहले, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आप एक्शन ले रहे हो ड्यूरिंग, उस ड्यूरेशन में आप मतलब एक्शन के साथ आप फोर्स को मैनेज कर रहे हो। वापस, एक बॉल है, ठीक है, बास्केटबॉल, बास्केट में जब आप फेंकने का कोशिश करते हो उसके पहले आप क्या करते हो, आप ये डिसाइड करते हो कि आपको बास्केट में बॉल कैसे फेंकना है, दैट इज फॉर्मुलेशन, जहां पे आप फोर्स नहीं लगाए हो, अभी फोर्स लगाने के पहले का काम है ये, राइट। बॉल फेंकोगे तो फोर्स लगेगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप फोर्सेस, एक्शन लेने के पहले आप फोर्स के बारे में प्लान कर रहे हो, मुझे कितना तेजी से बॉल फेंकना है, फेंके नहीं हो अभी। इम्प्लीमेंटेशन में आप बॉल फेंके हो और किस डायरेक्शन में बॉल जाएगा उसका भी आप प्लान कर रहे हो, सो एक्शन लेने के साथ साथ फोर्स मैनेज कर रहे हो। क्लियर है, समझ में आया। अगर कोई बास्केटबॉल नहीं खेला या देखा है तो उसके लिए सिंपल एग्जांपल, कोई भी गेम शुरू होने से पहले, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कबड्डी हो, वट एवर इट इज, कुछ भी शुरू होने से पहले का जो पार्ट है दैट इज फॉर्मुलेशन। फोर्स अभी लगा नहीं है, लगने के पहले आप प्लान कर रहे हो, एक बार शुरू हो गया तो एक्शन जो आप कर रहे हो उसके साथ साथ अपने स्पीड को मैनेज कर रहे हो, फोर्स को मैनेज कर रहे हो। फाइन, क्लियर है। आगे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है। क्यों, कौन करता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, हाँ, कौन बनाता है स्ट्रेटेजी, सीनियर मैनेजमेंट बनाता है, राइट। तो इट इज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी।
स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन इज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, एग्जीक्यूशन होता है ना, तो दिस कैन बी डन बाय मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, राइट। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मुलेशन में एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं होगा, पॉसिबल है, बट डिसीजन विल बी टेकन बाय सीनियर मैनेजमेंट, करेक्ट। ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है। बताओ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन जो होता है वो क्या है, वो एम्फेसाइज करता है इफेक्टिवनेस पे, स्ट्रेटेजी कितना इफेक्टिव हो, और आपका इम्प्लीमेंटेशन एम्फेसाइज करता है एफिशिएंसी पे, कितना अच्छे से आप एफिशिएंटली कर पा रहे हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, सुकन्या पढ़ो। primarily an intellectual and rational process. रैशनल मतलब जिसको अच्छा मार्केट नॉलेज, एक रैशनल पर्सन क्या पढ़े थे हम लोग, जिसको अच्छा मार्केट नॉलेज है, दैट इज अ रैशनल पर्सन। तो यहाँ फॉर्मुलेट कर रहे हो आप स्ट्रेटेजी किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑब्वियस बात है, इट इज अ रैशनल प्रोसेस, यू हैव टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री, राइट। इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल प्रोसेस, लेकिन इंप्लीमेंट करने के टाइम पे इट इज ऑपरेशनल, डिसाइड हो गया अब उसको लगाना है, इट इज व्हाट, ऑपरेशनल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पढ़ो स्नेहा, Coordination among few individuals at the top. अंडरलाइन करो टॉप लेवल, और दूसरा Requires coordination among many individuals at the middle and lower level. अभी जस्ट डिस्कस किया हमने थोड़ी देर पहले, जस्ट कुछ सेकेंड्स पहले। टॉप लेवल बैठ के बनाते हैं स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंट कौन करता है, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज, सो मिडिल एंड लोअर लेवल्स। नेक्स्ट पढ़ो स्नेहा जी, कंटिन्यू। Of initiative, logical skills, conceptual initiative, and analytical skills. फॉर्मुलेट करते समय आपको दिमाग यूज करना है, एनालिटिकल स्किल्स को यूज करना है, कॉन्सेप्चुअल यूज करना है, लेकिन इंप्लीमेंट करते समय आपको सिर्फ मोटिवेटेड रहना है और लीडरशिप ट्रेट्स होने चाहिए, ठीक है। करना है, हम कर सकते हैं इंप्लीमेंटेशन, फाइन। नेक्स्ट, आपको पढ़ते समय होता है ना, जब आप अपना स्ट्रैटेजी बना लिए, इंप्लीमेंट कर रहे हो, डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, तो क्या होता है उस ड्यूरेशन में इंप्लीमेंट करते समय सिर्फ आपको मोटिवेशन ही चाहिए होता है ना, कि आप करते रहो, राइट। जो अभी भी आप कर रहे हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू नीड मोटिवेशन, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कुछ मोटिवेशनल वीडियो डालिए, ठीक है। आगे, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन प्रीसीड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, ये भी कोई डिफरेंस का पॉइंट हुआ, ये भी कोई पॉइंट हुआ इससे पास होगा ठीक है, इस पॉइंट से पास हो जाओगे, फाइन। तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन पहले होता है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन बाद में होता है, ये भी कोई पॉइंट था। चलो आगे बढ़ो, आ जाओ नेक्स्ट पेज में, बोलो। ये 5.15 में लिंकेजेस एंड इश्यूज इन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। अब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है, तो इसके ही आपको कुछ बात बताए हुए हैं। पहला देखो, फॉरवर्ड लिंकेज। व्हाट इज फॉरवर्ड लिंकेज? अब आपको बोलोगे कि अरे थोड़ा देर पिछले चैप्टर में तो पढ़ा था फॉरवर्ड बैकवर्ड, वही है क्या? क्या वही लग रहा है? पढ़ते हैं। द डिफरेंट एलिमेंट्स इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्टिव सेटिंग through environmental and organizational appraisal, strategic alternative and choice to the strategic plan determines a course that an organization adopts for itself. With the formulation of new strategies or reformulation of existing strategies, many changes have to be affected within the organization. For instance, the organization structure has to undergo a change in the light of the requirements of the modified or new strategy. The style of leadership has to be adopted to the needs of the modified or new strategies. In this way, formulation of strategies has forward linkage with their implementation. कुछ समझ आया? यहाँ आपको सीधा शॉर्ट में एक लाइन में यही बोला है कि अगर आप करंट स्ट्रैटेजी, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है, उसमें कुछ मॉडिफाई करते हो या नया स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। ओके, नीचे backward linkage. Just as implementation is determined by formulation of strategy, the formulation process is also affected by factors relating with implementation. अच्छे से सुनो, अगर आपके स्ट्रैटेजी बनाने से आगे वाला काम इम्पैक्ट होता है तो उसको फॉरवर्ड लिंकेज बोलते हैं। अगर आपके स्ट्रैटेजी के वजह से पीछे वाला काम यानी फॉर्मुलेशन कुछ इम्पैक्ट होता है तो उसको बैकवर्ड लिंकेज बोलते हैं। हमारे मोदी जी, ठीक है, मोदी जी अगर आते हैं और कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फॉर्मुलेट कर लिए, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी बना लिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फाइन। इंप्लीमेंटेशन करने का सोचे, ओके, इंप्लीमेंटेशन करने की वजह से आगे का इंप्लीमेंटेशन, आगे का जो स्ट्रैटेजी है वो इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। जीएसटी लेकर आए, ओके, जीएसटी लेकर आए ताकि ज्यादा और टैक्स ले सके, लोगों को भी सुविधा हो, वन टैक्स पे करे, गवर्नमेंट को भी टैक्सेस मिले, ठीक है। जीएसटी लाई, इंप्लीमेंट किए,
इम्प्लीमेंट करने की वजह से अगर आगे का कुछ इम्पैक्ट हो गया, आगे का मतलब अगर जीएसटी के वजह से जो आपका कोई और टैक्सेस हट सकते थे वो हट गए, दैट इज फॉरवर्ड लिंकेज। बट अगर कुछ इंप्लीमेंट करने की वजह से फॉर्मुलेशन ही बदल गया, मतलब जीएसटी लागू किए वो तो हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, अगर मारपीट हो जाए, कोई एक्सेप्ट नहीं करे और गवर्नमेंट को फिर से सोचना पड़ता कि ये हटाया जाए, तो ये क्या कहलाता? बैकवर्ड लिंकेज। बोल। हाँ हाँ हाँ, ओके, दैट कैन बी कंट्रोवर्शियल। दैट कैन बी कंट्रोवर्शियल, ठीक है। तो ये समझ आया बेसिकली, अगर आपके फॉर्मुलेशन की वजह से आगे का काम, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में चेंजेस हो सकता है, फाइन, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो सिंपल सा चीज याद रखना, यहाँ पर फॉरवर्ड मतलब क्या हो गया, पहले बैकवर्ड याद रखना, फॉरवर्ड अपने आप याद रहेगा। बैकवर्ड मतलब क्या है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से फॉर्मुलेशन चेंज करना पड़ रहा है, बैकवर्ड, ठीक है। और आपका फॉरवर्ड मतलब क्या है, फॉर्मुलेशन की वजह से एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन या आने वाला टाइम का इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है, बोलो। फाइन, या ऐसा समझ लो, याद करने का सिंपल तरीका, आप इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बिना सोचे फॉर्मुलेट कर रहे हो, दैट इज फॉरवर्ड। और अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोच कर फॉर्मुलेशन कर रहे हो तो दैट इज बैकवर्ड। लिखो इसका हिंदी लिखो, फॉरवर्ड के पास हिंदी लिखो, अगर इम्प्लीमेंटेशन का बिना सोचे फॉर्मुलेट किए तो इट इज फॉरवर्ड। और बैकवर्ड में लिखो, इम्प्लीमेंटेशन का सोचकर फॉर्मुलेट किए तो इट इज बैकवर्ड। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट पेज। इश्यूज इन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या दिक्कतें आती है? डायमंड पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेटेजिक प्लान devised by the organization proposes the manner in which the strategies could be put into action. Strategies by themselves do not lead to action. These are in a sense statement of intent. Underline करो, statement of intent. आपका इंटेंशन है कि आप ऐसा करोगे, that is called strategic plan, right? Underline करो, implementation tasks are meant to realize the intent. आपके इंटेंशन सच में होंगे, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इसीलिए आपका स्ट्रैटेजीज जो है इट विल बी एक्टिवेटेड थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ओनली। हम स्ट्रैटेजी बता दिए, अब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो पास अपने आप हो जाओगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली। सो एग्जीक्यूशन जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज व्हाट, आपके इंटेंट का रियलाइजेशन, जो कब होगा? बेसिकली आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एक्शन में आ रहा है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, strategy should lead to formulation of different kinds of programs. A program is a broad term which include goals, policies, procedure, rules and steps taken in putting a plan into action. Strategy बन गया, इम्प्लीमेंट करते समय आपको बहुत कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे ना, आपको एम्प्लॉइज का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट, आपको रिसोर्सेज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ वीकनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, प्रोसीडियर्स बनाने पड़ेंगे, तो ये सारी वो सब चीजें जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फाइन, नेक्स्ट, प्रोग्राम्स लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। इसी से प्रोजेक्ट बनता है, ये प्रोग्राम ही बेसिकली प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अ प्रोजेक्ट इज हाईली स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर द टाइम शेड्यूल एंड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड। क्या खर्चा लगने वाला है वो पहले से पता रहता है, टाइम शेड्यूल कब तक वो प्रोग्राम इंप्लीमेंट होगा ये आपको पता रहता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीना पता रहता है, ठीक है। कॉस्ट पता रहता है, कितना खर्चा पड़ेगा हम लोगों का, फाइन, ये सब पता रहता है, इसी को प्रोजेक्ट बोलते हैं, ओके। इट रिक्वायर्स एलोकेशन ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन कैपिटल बजटिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन। फंड्स को कैसे एलोकेट करना है, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या आएगा, इन्हीं सबको
करना, दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट। कोई दिक्कत? सिंपल समझ आया? चलो आगे बढ़ो। नीचे आपको डायमंड पॉइंट जहां से शुरू हो रहा है उसके ऊपर का जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो, जो लाइन है, गिवन बिलो इन सीक्वेंशियल मैनर द इश्यूज इन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन व्हिच आर टू बी कंसिडर्ड। तो क्या क्या दिक्कतें हैं ड्यूरिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन? पहला प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, दूसरा प्रोसीड्यूरल इंप्लीमेंटेशन। पहले तो प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना दिक्कत वाली बात है, फिर प्रोसीड्यूर को इंप्लीमेंट करना, रिसोर्स को एलोकेट करना, स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना, फंक्शनल को इंप्लीमेंट, फंक्शनल मतलब इसमें एम्प्लॉइज कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है, एम्प्लॉइज से काम करवाना। फाइन। बिहेवियर, लोग जब चेंजेस होता है तो चिड़चिड़ाने लगते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम लोग पढ़े ना ऊपर, मोटिवेशन रहना चाहिए। क्यों मोटिवेशन रहना चाहिए? लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, इसीलिए ये दिक्कत वाली बात है। करेक्ट। आप ही लोग एग्जाम पास आते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हो, झगड़ा करने लगते हो अपने फैमिली मेंबर्स से, ठीक है, भाई बहन को डांटने लगते हो, सुनाने लगते हो, मम्मी से झगड़ा करने लगते हो, पापा से झगड़ा करने लगते हो, ठीक है, कभी कभी पिट भी जाते हो इस चक्कर में, है ना? हाँ हाँ वो भी करते हो। चलो, बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली यहाँ पर मतलब क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो रहा होता है तो आप किस तरह से सामने वाले के साथ बिहेव कर रहे हो उस ड्यूरेशन में, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और वो इश्यूज हो जाते हैं, सामने वाला अग्री नहीं कर रहा है आपसे, आपको पता है कितना जरूरी है, मारपीट पे मत उतर जाना यार, ठीक है, कम ऑन। समझ आया? चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज, पेज 5.20, स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू नो वायलेंस, स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नर्सरी के बच्चे को क्या वायलेंस नहीं करना? आ जाओ। स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप स्ट्रैटेजिक में चेंजेस ला रहे हो, ये तो बहुत ही एकदम आज वाला बात हो गया, राइट? स्ट्रैटेजिक चेंज मतलब क्या होता है? अपने स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज लाना, राइट? स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज, माफ करो याद करना है। अगर आपको स्ट्रैटेजिक चेंज इनिशिएट करना है तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ 3 काम करोगे। पहला काम, नीड क्या है उस चेंज का, उसको रिकॉग्नाइज करो, क्या चेंज करना सच में जरूरी है, करेक्ट? इसका एक एग्जांपल ऐसे समझो, आप एक रेस्टोरेंट खोले थे कोरियन नूडल्स का, ठीक है, आपने रेस्टोरेंट खोला था, तब आपको खाने का मन करेगा तो, लेकिन हुआ ये कि आपके बगल में मेरा रेस्टोरेंट था कोरियन नूडल्स का, लेकिन आपके रेस्टोरेंट में कोई आ नहीं रहा था खाने, मेरे रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग आ रहे थे। क्या ये सब नहीं करना है, मतलब आप क्रिमिनल प्रोसीड्योर नहीं करना है, मेरे दुकान में आग बाग लगा दोगे, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब नहीं करना है, बी एथिकल, ओके? तो देखो, अब आपके दुकान में कोई कस्टमर आ नहीं रहा है, आपके दुकान में कोई कस्टमर आ नहीं रहा है तो आप क्या करोगे एथिकली, ठीक है, क्या करोगे? आप ये सोचोगे, पहले आप ये देखोगे कि मैं गलत क्या कर रही हूँ, राइट? आप रिकॉग्नाइज करोगे कि कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। पढ़ो पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, पढ़ो फर्स्ट पैराग्राफ, रीड करो। First step is to diagnose which facets of the present corporate culture are strategy supportive and which are not. This basically means going for environmental scanning involving appraisal of both internal and external capacities. Capabilities. External capabilities maybe through SWOT analysis and then determining where the lacuna lies and scope for change exists. मतलब जब आप देख रहे हो मेरे दुकान में कोई आ नहीं रहा है तो भाई क्यों नहीं आ रहा है, राइट? तो आप ये देखोगे कि आपका कॉर्पोरेट कल्चर का कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपके स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रहा था, वही तो काम नहीं कर रहा होगा ना, करेक्ट? तो बेसिकली आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे कि मेरी गलती क्या है, मेरे स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, एनवायरनमेंट की जो भी एनालिसिस है उसको करोगे, सॉर्ट करोगे, सॉर्ट हम लोग पढ़ के आए, और आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि क्या मुझे अपने स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत है। समझ आया? दूसरा काम क्या करोगे? क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड कोइंसाइड। आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है और आपके एम्प्लॉइज का जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर एक साथ नहीं होगा ना तो गड़बड़ होगा। आप ये देखो कि आपका जो विजन है वो और आपके एम्प्लॉइज का जो विजन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। अगर आपके एम्प्लॉइज को आपसे मतलब नहीं होगा ना तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी, करेक्ट?
आगे, देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, मतलब सिंपल सा बात है, एम्प्लॉयज और आपका जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, उसी को बोलते हैं शेयर्ड विजन, ठीक है। सीनियर मैनेजर्स नीड टू बी कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट द विजन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, अपने सभी मेंबर्स को बार बार अपने विजन को बताते रहना चाहिए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर है? ये करोगे आप, आपका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा था ना, क्यों नहीं चल रहा था, अल्टीमेटली काम कौन करता है, एम्प्लॉइज करते हैं, वो भी बैठे हुए हैं, तो आप जाके आइडेंटिफाई करो कि आपका और आपके एम्प्लॉइज का जो विजन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ, पैसा कमाना विजन है, फाइन, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्लियर है? लास्ट पढ़ो, थर्ड स्टेप, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, ये आपका लास्ट स्टेज है। मतलब आप ये देखोगे कि आपको जो चेंज लाना था वो ले आए, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं। पहला स्टेप क्या था, जल्दी बोलो। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, दूसरा और तीसरा, राइट। इसका क्या मतलब होता है, आप अपने एटीट्यूड को बदलो, ठीक है, एटीट्यूड को बदलो, और आप ये देखो कि पुराने तरीके से नहीं, अब हम कुछ नए तरीके से करेंगे। आप बेच तो रहे थे कोरियन नूडल्स ही, पर आपके रेस्टोरेंट में कोई आ नहीं रहा था, आपके रेस्टोरेंट में नहीं आ रहा था, तो आप पुराना तरीका हो सकता है क्या अपना रहे थे, आप वैसे आइटम्स रख रहे थे जो उस एरिया में बिकते ही नहीं है, ये लोग पसंद नहीं करते, तो चेंज लाओ। करेक्ट, नाम कुछ फैंसी नाम रख दो, राइट, ब्लॉगर्स को बुला के थोड़ा मार्केटिंग करवा लो, आप नहीं करवा रहे थे तो पैसा वेस्ट है। ये सब बेसिक है, बस समझाने के लिए। क्लियर है? ओके, बोलो सुकन्या जी, बताइए 3 काम आप क्या करेंगे स्ट्रेटेजिक चेंज के लिए। रिकॉग्नाइज द नीड, ओके, दूसरा shared vision, क्रिएटिंग अ शेयर्ड विजन, और तीसरा institutionalizing ओके, अब बिना देखे बोलना है थोड़ा देर के बाद। हाँ, अभी भी देख के बोल रही है। last वाला भी आ जाओ, कर्ट लुइस मॉडल ऑफ चेंज। कर्ट लुइस मॉडल ऑफ चेंज क्या है, ये कर्ट लुइस जी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, और इन्होंने अपना तरीका बताया था स्ट्रेटेजिक चेंज को लेके। ऊपर जो हम लोग पढ़े ये जनरल है, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले ये कर्ट लुइस जी का है। आपको एग्जाम में पूछेगा तो इनका नाम मेंशन करेगा, ठीक है, या फिर एमसीक्यू में पूछेगा। करेक्ट, तो इसके चेंजेस में 3 ही चीज आता है, 3 स्टेजेस अंडरलाइन करो, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, रीफ्रीजिंग। आपका एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड था, आपने उसे छोड़ा, चेंज किया और नए वाले के साथ शादी कर लिया। अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, रीफ्रीजिंग। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन आउट देयर जो स्पीकर पे सुन रहे हैं क्लास को, अगर आपके आसपास पेरेंट्स है तो काइंडली ईयरफोन लगा लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से समझो, यहाँ पर आपका कर्ट लुइस के टाइम पे एक ही चीज याद रखना, 3 स्टेज है, एक तो अनफ्रीज करना, फिर चेंज करना, फिर रीफ्रीज करना। अनफ्रीज मतलब क्या हुआ, आप एक स्ट्रैटेजी से चिपके हुए थे, राइट, अनफ्रीज हो यानी उसको छोड़ो, पुराने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को छोड़ो, ठीक है। उसके बाद चेंज करो, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलो, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बदलो, ठीक है। और उसके बाद रिफ्रीज करो, जो स्ट्रैटेजी आप अभी नया चेंज करके, अभी ताजा ताजा स्ट्रैटेजी है ना, उसको फिक्स कर दो, उसको लगा दो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, यानी नए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लो, रिफ्रीज कर लो। नया बनाओ, फिर वापस बनाओ, तो चेंज कहाँ, चेंज पढ़ो। Unfreezing the situation. This process of unfreezing simply makes the individuals aware of the necessity for change and prepares them for such a change. Underline करो यहाँ तक। लिविन जी का कहना था कि चेंजेस सरप्राइज की तरह नहीं आ जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर अचानक से आप बोलोगे ना कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो इससे लोगों का मोरल डाउन होता है, लोग घबरा जाते हैं, इसके वजह से लोग डर जाते हैं। इसीलिए पहले अनफ्रीज करो, लोगों को बताओ कि ये क्यों जरूरी है। अब आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को सडनली छोड़ दोगे तो उनको भी दुख होगा ना, तो उनको बताओ कि क्यों वर्कआउट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों वर्कआउट नहीं हो रहा है वो बताओ। भाई सडनली बोल दोगे कल से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो उनका मोरल डाउन होगा ना, होगा कि नहीं बताओ, वो परेशान हो जाएंगे।
ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। बताओ, स्नेहा बताना, ठीक है, ओके फाइन। चलो आगे। Unfreezing is the process of breaking down the old attitudes and behaviors, customs and traditions so that they start with a clean slate. पुराने रिश्तों को खत्म किया, पुराने आदतों को बदला, पुराने एटीट्यूड को छोड़ा। पुराने छोड़ोगे तभी तो नए को अपनाओगे, राइट? फाइन, आगे। This can be achieved by making announcement, अंडरलाइन करो, होल्डिंग मीटिंग्स एंड प्रमोटिंग द न्यू आइडियाज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये आप कैसे कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? पहले तो अनाउंस करो, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बताओ कि हम तुमको छोड़ रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉट वर्किंग आउट। मीट करके बताओ, मीटिंग करो, ठीक है। ऐसे कैसे बताओगे? मैसेज करने से नहीं होगा, मीटिंग करो, मीटिंग करके बताओ, और उसके बाद उनको भी नया आइडिया दो कि तुम कैसे मूव ऑन कर सकते हो अपने लाइफ में, क्योंकि हम तो कर रहे हैं, राइट? तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? अनाउंसमेंट्स करने चाहिए, मीटिंग्स करने चाहिए, और न्यू आइडियाज लाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। याद हो गया क्या? याद हो गया ना? ठीक है, वेरी गुड। आओ नंबर बी में, चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन। नेक्स्ट देखो, चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन, ये भी आप समझ गए हो, ठीक है, पर अब इसको याद करना है। एक बार आपने अनफ्रीज कर दिया, मेंबर्स को अनाउंस कर दिया, बता दिया, उनको बोलो कि चेंज को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो इस चेंज को। अब जब आप उनको बता दिए रहोगे तो उनका जो बिहेवियर है ना वो रीडिफाइन हो जाएगा। आपने क्या किया? अब आप शादी करने वाले हो ना, तो आपने अपने घर वालों को बताया कि हम जिसके साथ थे अब मैंने उसे छोड़ दिया है, ये मेरा नया बंदा है या बंदी है, अब मुझे इसके साथ शादी करना है। तो आपके घर वालों का क्या होगा? अनाउंसमेंट आपने कर दिया, आपके घर वालों के बिहेवियर रीडिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। वो जो भी होगा वो आप लोग जानो, ठीक है, वो आप लोग का मैटर है, पर्सनल मैटर, फाइन। तो जो भी होगा घर वालों के बिहेवियर रीडिफाइन होंगे ना, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के बिहेवियर रीडिफाइन हो जाएंगे। एच.सी. केलमैन, नाम याद रखना एमसीक्यू के लिए। एच.सी. केलमैन हैज प्रपोज्ड 3 मेथड फॉर रीअसाइनिंग न्यू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। अंडरलाइन करो। हाँ वही चल रहा है, उसका जो सेकेंड स्टेप है, उस सेकेंड स्टेप में एक नया इंसान आया, एच.सी. केलमैन, जो बहुत ही अच्छे थे ये भी, और इन्होंने 3 तरीका बताया इस न्यू पैटर्न को, इस न्यू बिहेवियर को, मतलब बिहेवियर का जो न्यू पैटर्न है उसको समझने का। अंडरलाइन करो, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। 3 तरीका है जिससे आप उस बिहेवियर के, उस पैटर्न का, मतलब ये जो पैटर्न है और बिहेवियर, उसको आप रीअसाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पहला तो कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब होता है स्ट्रिक्टली आप एनफोर्स कर रहे हो रिवॉर्ड और पनिशमेंट स्ट्रेटेजी फॉर गुड और बैड बिहेवियर। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बोल रहे हो नहीं माना तो छोड़कर चले जाओ, दिस इज कंप्लायंस। अगर मान लिए तो बोनस मिलेगा 5% का, कंप्लायंस। फर्क समझ आया? फियर ऑफ पनिशमेंट, एक्चुअल पनिशमेंट और एक्चुअल रिवॉर्ड सीम्स टू चेंज बिहेवियर फॉर बेटर। पहले आप अगेंस्ट में थे, जैसे आपको पता चला पैसा मिलेगा, ओह वाओ 5% बोनस, हाँ ठीक है, मेरा क्या चाहता है, मुझे तो पैसे से मतलब है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा एज एन एम्प्लॉय, राइट? दिस इज कंप्लायंस। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस लगा सकती है ताकि ये बिहेवियर, चेंज बिहेवियर को संभाल सके, फाइन। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या आता है याद रखना, इट ऑकर्स व्हेन मेंबर्स आर साइकोलॉजिकली इम्प्रेस्ड अपॉन to identify themselves with some given role models whose behavior they would like to adopt and try to become like them. साइकोलॉजिकली हम लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं, एक रोल मॉडल दे रहे हैं कि आप अगर ये करते हो तो आप अपने, उनका जो खुद का रोल मॉडल है आप उसके तरह बनोगे, या उसके तरह वो, उसने भी ऐसा किया था आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत सारे सेमिनार्स में भी लोग एग्जाम्पल देते हैं, राइट? हमारे कॉलेज में हुआ था फर्स्ट डे हम लोग का स्टॉक मार्केट के बारे में, मतलब सेमिनार हुआ था उसके ऊपर, तो हम लोग को वॉरेन बुफेट का एग्जांपल दिया था कि वो इतने यंग एज में इन्वेस्ट किए थे, आप भी कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट, एक रोल मॉडल दिखा देना और उनको साइकोलॉजिकली इंप्रेस करना कि आप भी ऐसा कर सकते हो। यहाँ कंप्लायंस नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, साइकोलॉजिकल है, राइट? क्या है? ऐसे मत बोलो। तीसरा, इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन मतलब कुछ इंटरनल चेंजिंग हो रहा है इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस में, ताकि वो जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट कर पाए। अंडरलाइन करो, they have given freedom to learn and adopt new behavior in order to succeed in the new set of circumstances. यहाँ पे अंदर से लोग चेंज हो गए हैं कि हाँ मुझे करना है।
पहला क्या था? कंप्लायंस, रिवॉर्ड को देकर या पनिशमेंट देकर आप लोगों के बिहेवियर को चेंज कर दो। दूसरा क्या था? आइडेंटिफिकेशन में क्या है? आइडेंटिफिकेशन में क्या है? एग्जाम्पल देके मतलब रोल मॉडल देके, एग्जाम्पल नहीं, रोल मॉडल देके साइकोलॉजिकली इंप्लीमेंट करना, ठीक है। और तीसरा क्या है? इंटरनलाइजेशन क्या मतलब इंटरनलाइजेशन का? मन से चेंज नहीं, चेंज आया नहीं, चेंज ऑर्गेनाइजेशन ला रहा है, उनके अंदर से चेंज ला रहा है। इतना मोटिवेट कर दिया, इस तरह से मोटिवेट कर दिया कि वो अंदर से चेंज आ रहा है। समझ आया डिफरेंस? क्लियर है? ये तीनों क्या था? ये तीनों का थ्री स्टेजेस था यहाँ पर, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, जो चेंज बिहेवियर है उसको संभाल सकती है। समझ आया? दिस वाज अ सॉल्यूशन। क्लियर है? और तीसरा क्या है? रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग का मतलब तो बहुत ही सिंपल है, शादी कर लो, आपको याद होगा, ठीक है। तो रीफ्रीजिंग ऑकर्स व्हेन न्यू बिहेवियर बिकम्स अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। जो नया बिहेवियर है वो आपका नॉर्मल बिहेवियर बन चुका है लाइफ का। न्यू बिहेवियर की वजह से पुराना बिहेवियर कंप्लीटली खत्म हो चुका है, चेंज हो चुका है, और अब नया बिहेवियर परमानेंट हो चुका है। कोई दिक्कत? क्लियर है?